हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद है उसमें। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 61 से प्रैक्टिस सेट नंबर 65 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा बिना स्किप किए। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको देखने को मिले। और इस सीरीज के पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो जो पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा वो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 61। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार डैश। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार होता है वह किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार अगर देखेंगे तो 12 से 35 तक के आपका अनुच्छेद में है। ठीक है, और भाग की बात करेंगे तो संविधान के तीसरे भाग में जो है सो मौलिक अधिकार आपका वर्णित है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है आपका कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो कंथूरी उत्सव की बात हो रही है तो कंथूरी उत्सव जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में कंथूरी उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा उत्सव है, कंथूरी उत्सव, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। स्पेशलिटीज अगर देखें इस प्रैक्टिस सेट की तो जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे टीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि विगत वर्ष में टीसीएस ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, या जो भी एग्ज़ाम टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं सभी के प्रश्नों का एक संकलन है इस बुक में। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तीसरा प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो था यह आपका पूछा गया कि किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है मैकाले के मिंट्स रिपोर्ट पे। ठीक है, किस पे, मैकाले के मिंट्स रिपोर्ट पे। आगे है चौथा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था। ठीक है, तो जीवन के अधिकार में जो भाग होता है आपका आजीविका का अधिकार, वह जो है सो किस मामले के कारण बरकरार किया गया था। तो वह जो आपका वाद था वो था आपका ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ठीक है, कौन सा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है कि किसी तरल माध्यम से में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत का है, तो यह जो सिद्धांत होता है सभी को पता होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज लॉ इसको बोला जाता है। क्या है इस लॉ में, तो किसी भी तरल माध्यम में क्या होती है, पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न है कि अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन डैश द्वारा लिखी गई। तो बुक है जो कि पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो बुक है आपका ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो ताराबाई शिंदे जी के द्वारा लिखा गया। बुक का क्या नाम है, द अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन। आगे है सातवां प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। ठीक है, तो कौन सी एजेंसी है जो कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो आपका सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन होता है कौन सी एजेंसी करती है, तो वो करती है आपकी आरबीआई। ठीक है, कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेबी के बारे में मैंने कल भी बताया था। सेबी क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, जो कि आपका शेयर मार्केट का जो काम होता है उस पर नियंत्रण रखने का इसका वर्क होता है। आगे है आठवां प्रश्न है कि भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र डैश कहलाता है। तो भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का जो संकीर्ण क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे आपका बोला जाता है जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है नौवां प्रश्न है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, तो उसे बोलते हैं नेफेड। ठीक है, कौन सी, नेफेड। आगे है 10वां प्रश्न है कि 11 डिग्री चैनल। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है। देखिए, 11 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 11 डिग्री चैनल जो है यह आपका किसको विभाजित करता है, तो अमीन द्वीप को कन्नौर से। ठीक है, किसको, अमीन द्वीप को कन्नौर से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के
नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 11वां प्रश्न कि पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। तो पंजाब के मार्शल डांस का जो रूप है उसको क्या बोला जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से जो आपका गटका मार्शल आर्ट होता है, यह मूल रूप से देखेंगे तो पंजाब वाले क्षेत्र में जो है सो यह किया जाता है। ठीक है, मार्शल आर्ट जो है सो कहाँ का फेमस है ये गटका? तो पंजाब का। आगे है 13वां प्रश्न है कि मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो सभी को पता होगा कि मानव के जो हृदय में होता है, इंसानी हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो टोटल जो है सो आपके 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 चेम्बर्स होते हैं, जो कि आपका कौन कौन सा होता है? बायां अलिंद होता है, दायां अलिंद होता है, बायां निलय, दायां निलय, जो कि आपके ऑप्शंस में भी दिख रहे हैं। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कोष्ठक है जो कि फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो वह जो पार्ट होता है आपका, वह है आपका बायां अलिंद। ठीक है, कौन सा? बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो जीवन चक्र के दृष्टि से, तो जीवन चक्र के दृष्टि से आपका पुष्प जो हो जाएगा वह सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा इस पर जोर दीजिए समझने का। जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो किसी भी पौधे का जो पुष्प वाला भाग होता है वहीं से क्या होता है? जीवन का जो चक्र होता है, कहने का मतलब कि उस पौधे से दूसरा पौधा वहीं से बन सकता है। फूल में जो सो आगे आके आपका फल आता है, फल से आपका बीज निकलता है, तो इस तरह से जो है सो वह प्रोसेस आगे जाता है और जीवन चक्र जो पौधों का होता है वह बढ़ता जाता है। आगे है 15वां प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर, जिसको कभी कभी हिंदी में अग्नि की उड़ान के भी नाम से देखने को मिल जाता है कई जगह, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो विंग्स ऑफ फायर जनरली रहता है, कहीं कहीं अग्नि की उड़ान भी होता है, तो दोनों बुक सेम ही है, हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। तो ये जो आत्मकथा है किसकी है? सभी को पता भी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आगे है 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो देखिए 12मासी नदी प्रणाली की बात हो रही है, तो 12मासी नदी प्रणाली जो होती है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है? सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी जो है किस प्रकार की नदी है? तो 12मासी नदी प्रणाली। 12मासी नदी प्रणाली उस प्रकार की नदियों को बोला जाता है जो कि साल भर कंटिन्यू बहते रहते हैं। ठीक है, या फिर उनमें जो बहाव होता है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। लेकिन 12मासी नदी वैसे होते हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी भी नदियां हैं जो कि आपकी 12मासी नहीं होती, सीजनल होती है। बरसात के दिनों में इनमें धारा काफ़ी तेज़ हो जाती है, फिर गर्मी के दिन में वो थोड़ा सा बहुत पतली धारा हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि धारा जो है सो ख़त्म हो जाती है। तो 12मासी नदी वही होती है जो कि आपका कंटिन्यू जो है सो सालों भर बहती रहती है। जैसे आपकी अगर मुख्य रूप से देखें तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वह 12मासी नदी के रूप में जानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से बहुत सी ऐसी नदियां निकलती हैं जो कि 12मासी नहीं हैं। और अगर मुख्य रूप से देखें तो हिमालय के क्षेत्र से जो भी नदियां हैं, जैसे आपका सिंधु हो गया, या फिर बात करें ब्रह्मपुत्रा की या गंगा की, तो ये सभी जो भी नदियां हैं ये 12मासी नदी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। 12मासी शब्द किससे रिलेट करता है? वही जो आपका 12 मंथ होता है हिंदी में, उसी को 12मासी बोला जाता है। आगे है 17वां प्रश्न कि कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? ठीक है, तो मलेरिया का जो वाहक होता है वो कौन सा मच्छर होता है? उसे बोला जाता है मादा एनाफिलीज। ठीक है, क्या मच्छर का नाम है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है जो कि मलेरिया का वाहक होता है। आगे 18वां प्रश्न कि प्रथम फिलिप कोटलर, ठीक है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पहला जो फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार था उससे सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 19वां प्रश्न कि भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला जो मुगल सम्राट की बात हो जाएगी, दिए गए ऑप्शंस में से बाबर पहले मुगल सम्राट हो जाएंगे। मुगल सम्राट का अगर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कब? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ। और पहले मुगल सम्राट बाबर हो जाएंगे, सभी को पता भी होगा, बाबर हो जाएंगे। बाबर के बाद हुमायूं आए थे, फिर आपके अकबर आए थे। बाबर पहले, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आपके औरंगजेब, और उसके बाद जो है सो आपका उत्तरकालीन जो है सो मुग़ल शासन आ गया था। उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे मुग़ल के राजा थे जो कि ब्रिटिशर्स के प्रभाव में धीरे धीरे आते गए और उनका जो है सो ज़्यादा इतिहास में जो है सो नाम नहीं रह सका।
आगे है 20वां प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट है। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में किस भाग में संग्रहित होता है? मतलब जो आपका मूत्र त्याग करने से पहले जो वेस्ट मटेरियल होता है किस पार्ट में रहता है? तो वो जो पार्ट होता है आपका कौन सा हो जाएगा? मूत्राशय में। ठीक है, मूत्राशय उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है आज का, वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 62। ठीक है, 62 प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा की जो पारूपण समिति थी उसके हिस्सा नहीं हैं? तो देखें तो महात्मा गांधी जो थे वो आपके संविधान सभा में उनका जो है सो कोई भी भागीदारी नहीं था। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू जी हो या फिर BR अम्बेडकर हो, सभी का जो है सो आपका प्रतिनिधित्व था उसमें। आगे है दूसरा प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका क्या है? समुद्र के किनारे है, तटीय क्षेत्र में है और गुजरात के तटीय क्षेत्र में जो है सो आपका सोमनाथ मंदिर है। काफ़ी फेमस टेम्पल है, देखें तो आपका एक ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। आगे है तीसरा प्रश्न है कि नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो नॉकडाउन हो या नॉकआउट हो, दोनों शब्द आपके जुड़े हुए हैं किस खेल से? तो बॉक्सिंग से जुड़े हुए शब्द हैं दोनों। आगे है चौथा प्रश्न है कि शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी? ठीक है, शिवाजी पर जब पेशवाओं ने विजय प्राप्त की थी उसके बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी बनी थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी जो उसके बाद पूना को बनाया गया था। ठीक है, किसको? पूना को, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का खनिज जो भी होते हैं वो आपका जो है सो पहुँचाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और काफ़ी देखेंगे तो एक दर्दनायक घटना रही थी उस वक्त की। और जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था आपका जनरल ओडायर। ठीक है, क्या नाम था? जनरल ओडायर, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका सातवां प्रश्न है कि मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन के लिए किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ठीक है, तो मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन के लिए जिस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे आपका लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, आठवां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपका असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो उस अधिवेशन, ये नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगा आपका गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सो लिखी गई है। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, सभी को पता होगा, नेहरू जी पे आधारित है, उनके द्वारा रचित है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। कलाम साहब की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी के ऊपर जो है सो लिखा हुआ बुक है। आगे है 10वां प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शुष्क मृदा पाई जाती है? तो वह क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र या फिर जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ आपके गुजरात में के भी एरिया में आते हैं, तो उन सभी में क्या है? शुष्क प्रकार की मृदा पाई जाती है। आगे है आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह आपका स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, किस नदी पे? तो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है हुंडरू जलप्रपात। आगे है 12वां प्रश्न है कि मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी स्थिति समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी स्थिति समान रहें तो किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो उसमें जो आपका संबंध होता है नकारात्मक संबंध। ठीक है, किस प्रकार का? तो नकारात्मक संबंध होता है। आगे है 13वां प्रश्न है कि इंदिरा साहनी, ठीक है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम GOI मामला किस विषय से संबंधित है? तो यह जो आपका मामला है किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है आरक्षण के विषय से, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है कि किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो खासी जनजाति जो है अगर देखेंगे तो यह आपका कहाँ पे है, खासी पहाड़ी है वहाँ पे निवास करती है, और जो नोंगक्रेम नृत्य है वह किया जाता है, देखें दिए गए राइट आंसर में से कौन सा है, वांगला। ठीक है, किस त्यौहार के दौरान, तो वांगला त्यौहार के दौरान जो है सो खासी आदिवासियों के द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है कि ISSF, ठीक है क्या, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। तो जो पहले भारतीय हो जाएंगे वह थे आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। 16वां प्रश्न है कि डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। तो किसकी स्वीकृति चाहिए होती है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है किसी भी कानून को या फिर किसी प्रकार का जो आपका अधिनियम होता है उसको लाने के लिए। क्या किया जाता है, सबसे पहले तो बिल बनाया जाता है, ड्राफ्ट होता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, वहाँ पास करवाना होता है, फिर जो है सो वह चीज़ जो है सो मनी बिल को छोड़ के बाकी सभी केस में ऐसा होता है, फिर उसके बाद जो है सो राज्यसभा में वो चीज़ें जाती है, फिर वहाँ पर जो है सो आपका वो चीज़ पास होता है, और सबसे अंतिम में जो सो राष्ट्रपति के पास जाता है, और उनका हस्ताक्षर जो होता है सो मुख्य रूप से एक वर्क होता है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करे किसी चीज़ पे तो कानून नहीं बनाया जा सकता है। आगे 17वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है वह है आपका छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो होती है मानव शरीर में पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा होता है। आगे 18वां प्रश्न है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी है, तो वह आपका हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है या फिर शेयर बाजार जिसको बोलते हैं उसके लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी है, तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे 19वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है यह आपका किस पे आधारित है, तो ताप नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, किस पे, ताप नाभिकीय संलयन पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो कौन से राज्य का लोक कला युग्म जो है सो सही नहीं वह बताना है। तो पहला देखते हैं मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है, मधुबनी जिले सभी को पता होगा। दूसरा है आपका तंजौर कला, तो तंजौर कला आपका राजस्थान से संबंधित है, ये भी आपका सही है। पटचित्र जो है ओडिशा से, ये भी सही है। बाकी आपका कालेम जुथू, तो कालेम जुथू जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा जो कि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रैक्टिस सेट नंबर 63। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका एक छोटा सा जो सहयोग हो हमारे लिए, जो थोड़ा सा मोटिवेशन का काम कर सके, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूँ आप सभी के प्रति। तो अच्छा अगर लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल से नए हैं, नहीं जुड़े हैं चैनल से अभी तक, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखते हैं पहला जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 63 का कि ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते, ओलंपिक के इतिहास में कई बार यह प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। तो माइकल फेल्प्स। ठीक है, कौन हो जाएंगे, माइकल फेल्प्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह आपका कौन सा है, तिब्बत का पठार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आगे है तीसरा प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है, तो यह आधारित है आपका E = mc² पे। ठीक है, किस पे, E = mc² पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे है चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 364 दिन। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है कि अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। ठीक है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 7वां प्रश्न है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो आपका विजयवाड़ा शहर है यह स्थित है किस नदी के किनारे? तो यह जो है सो आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो काफ़ी जो है सो एक निर्णायक फैसला भी था उस वक्त का और काफ़ी सराहनीय काम भी था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सो यह आपका कार्य किया गया था। क्या सती प्रथा को जो है सो अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? ठीक है, तो गलत अनुक्रम है उसको आपको बताना है। पहला है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। तो सही है, पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर। देखते हैं फिर आपका जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी आपका सही है टर्म। फिर है आपका अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर है, शाहजहां, ये भी टर्म सही है। फिर आपका अकबर है, शाहजहां, जहांगीर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अकबर के बाद आपके शाहजहां नहीं जहांगीर आए थे और फिर जहांगीर के बेटे आपके शाहजहां थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। आगे है 10वां प्रश्न है कि उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? तो ये क्या होती है? यह जो आपकी इस तरह का जो केस होता है यह किस क्रिया के कारण होता है? तो इसे बोलते हैं हिम विवाह। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिम विवाह बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? विषुव के दिन होता है। ठीक है, कब? विषुव के दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 12वां प्रश्न है कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो एडविन हबल जो थे उनका नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो उनका नाम जुड़ा है बिग बैंग थ्योरी के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांडीय घटना थी और इसी बोला जाता है कि जो गैलेक्सी है उसका निर्माण जो है सो बिग बैंग थ्योरी से ही उसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन से हो जाएंगे? तो उनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक सैंगर। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? फ्रेडरिक सैंगर। आगे है 14वां प्रश्न है कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। इस बल्लेबाज का नाम क्या है? तो सहवाग के अलावा एक और नाम है जो कि थोड़ा सा कम लोग जानते हैं, करुण नायर। ठीक है, करुण नायर जो है सो आपके भारतीय बल्लेबाज हैं जो कि टेस्ट मैच में इन्होंने भी एक इनिंग जो होता है उसमें 13 शतक लगाया था। आगे है 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है तो क्या है? वह हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कौन सा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 16वां प्रश्न है कि पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भावाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो पारंपरिक नृत्य शैलियाँ जो है भावाई और कालबेलिया, इसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो ये आपके डांस फॉर्म हैं सभी राजस्थान के। ठीक है, सारे जो डांस फॉर्म है ये आपके राजस्थान के, भावाई हो, कालबेलिया हो, सुइसिनी हो, उसके बाद घूमर है, सभी नृत्य जो है सो आपके राजस्थान से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है सो स्थित है भारतीय अनुसंधान केंद्र है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है आपका मैत्री। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा? मैत्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 18वां प्रश्न है कि भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आकृति के 2 या अधिक घटना में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? तो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जैमिन प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीमैन प्रभाव उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको आपका बोला जाता है साइनोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कि पर्यटक स्थल
ठीक है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो अरकू घाटी जो है ये आपका कहाँ पे स्थित होता है? यह स्थित है आपका विशाखापट्टनम में, जो क्या है तटीय इलाका है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 64 और पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सम्मान नाम क्या है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सम्मान नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है उसे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि लगभग 600 वर्षों तक पर्याप्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो सांची का जो स्तूप है उसका खोज कब किया गया था? इसका खोज किया गया था आपका 1818 में। ठीक है, कब किया गया? 1818 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो कौन सी वह आपका जो है सो पार्ट होता है? तो उसे बोलते हैं गिजर्ड या पक्वास है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पक्वास है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है चौथा प्रश्न है कि बहुसर्जक, ठीक है, क्या है? बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया था? तो किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? तो वह पशु आपका कौन सा हो जाएगा? घोड़े का। ठीक है, किसका? तो घोड़े का प्रयोग किया है। आगे है आपका पांचवा प्रश्न है कि उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्रश्न आसान है, घुमाया गया है, थोड़ा सा लंबे से पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो न्यूट्रॉन का खोज आपको किया गया है जेम्स चैडविक के द्वारा। बस एक जानकारी यहाँ पे क्या मिल गई कि इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस वर्ष में? तो 1932 में। बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आगे है आपका छठा प्रश्न है कि सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो जेम्स प्रथम के जो आपके दूत थे सर थॉमस रो या फिर थॉमस रो जो है, यह आपके आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा जो है सो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो उस पुस्तक का नाम आपका क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है आपका सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी मिडनाइट चिल्ड्रन हो, सेम हो या द सैटनिक वर्सेस हो, तीनों आपका सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक है। आठवां प्रश्न है कि कोलाथू नाडू, ठीक है, कोलाथू नाडू, वल्लुवनाड और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल में अकाल्पिक राज्य थे? तो ये जो तीनों आपके नाम हैं ये आपके क्या थे? अकाल्पिक राज्य थे। किस वक्त, किस राज्य के? तो ये आपके केरल के। ठीक है, केरल के जो है सो आपके तीनों क्षेत्र थे। आगे है नौवां प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? तो रोम में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 10वां प्रश्न है कि भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया था? तो कौन थे उस वक्त जो है सो किसके द्वारा आपका यह उद्घाटन किया गया था? तो यह उद्घाटन किया गया था आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे है 11वां प्रश्न है कि वृद्धोदय स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो सावित्रीबाई फूले जो थी किस राज्य से संबंधित थी? तो यह आपके महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 12वां प्रश्न कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय शहर में है? तो देखिए, हम्पी का जो अवशेष है या फिर आपके वर्तमान खंडर है किस राज्य में है? तो हम्पी के जो भी अवशेष है आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। आगे 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह आपका निर्धारित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है, रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो।
नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं की योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप में दर्शाता है। तो यह जो है सो आपका विद्या बालन के द्वारा यह कैरेक्टर निभाया गया था, जिसमें देखेंगे तो अक्षय कुमार भी आपके हीरो थे और मिशन मंगल, ठीक है, मूवी का क्या नाम था, मिशन मंगल। आगे है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रुकी प्राणी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, जो घोंघा होता है वो क्या आपका कोशिका रुकी प्राणी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 16वां प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए मंगल और बृहस्पति के जो बीच में आपके कुछ आकाशीय पिंड हैं उनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है सो आपके कुछ आकाशीय पिंड हैं जिनको क्या क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। आगे है 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। तो सिरके का जो प्रमुख घटक है वह कौन सा है, वह हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड। आगे 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो माधवपुर मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है गुजरात राज्य में, ठीक है, किस राज्य में, गुजरात राज्य में मनाया जाता है माधवपुर मेला। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, तो वो है आपका लाई हारोबा, ठीक है, कौन सा है, लाई हारोबा, ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो वह कौन सा नियम है, तो इसे कूलम्ब्स का नियम बोलते हैं, ठीक है, कौन सा नियम बोलते हैं, कूलम्ब्स का नियम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था कौन था, वह था आपका घनानंद, ठीक है, कौन था, घनानंद। किसने हराया था घनानंद को, तो घनानंद को हराने वाले थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से जो घनानंद को पराजित किया था। आगे है दूसरा प्रश्न है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का, ठीक है, किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे तीसरा प्रश्न है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका स्थित है किस, कर्नाटक के किस जिले में, तो यह स्थित है कोडागू जिले में, ठीक है, कहाँ पे, कोडागू जिले में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। तो पहला जो द लेडी वेलिंगटन पार्क है किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके लोधी गार्डन्स को, ठीक है, किसको जाना जाता है, लोधी गार्डन्स को, किस नाम से जानते हैं, तो द लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से। आगे है पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि विद्यमान होती है, तो वह ग्रंथि आपका हो जाए कौन सा, बाल्य ग्रंथि, थाइमस, ठीक, कौन सा, बाल ग्रंथि थाइमस जिसे बोलते हैं। आगे छठा प्रश्न है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। तो यह जो है सो आपका किस एसिड में परिवर्तित करता है, तो सल्फेनिक एसिड में, ऑप्शन नंबर ए सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है कि बोर्रा गुफाएं, ठीक है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बोर्रा गुफाएं जो है यह आपका अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, किस पे, अनंतगिरी पहाड़ी पे स्थित है। आगे है आठवां प्रश्न है कि बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला है किस वर्ष में रखी गई थी, तो यह आपका 1911 में, ठीक है, कब, 1911 में जो है सो आपका आधारशिला इसकी रखी गई थी। आगे है नौवां प्रश्न है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। तो मगध की राजधानी को जो है सो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो इसको आपका पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। उससे पहले कहाँ था, राजगृह या फिर जिसको गिरिब्रज भी बोला जाता था उससे भी पहले। आगे है 10वां प्रश्न है कि शुष्का छिपाक, ठीक है, शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो यह आपका किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है, किसके कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण।
नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। तो सभी को पता है 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को पता भी होता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, किसका? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे छुआछूत भी आम भाषा में बोला जाता है। 12वां प्रश्न है कि जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इस तरह के संबंध को कैसा संबंध बोला जाता है? तो इसे सहभोजिता, ठीक है, क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है कि डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो जो बीजापुर का गोल गुंबद है किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 14वां प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है। तो आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? तो वह है आपका रजत, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रजत, चांदी, सिल्वर। 15वां प्रश्न है कि हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा लिखा गया है। तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है सो आपका बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। आगे है 16वां प्रश्न है कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह सभ्यता आपकी विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, किसके किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक सकता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15, ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे 18वां प्रश्न है कि डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो वह आपकी हो जाएगी राजगृह, ठीक है, और उसके बाद कौन सा? पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया था मगध की राजधानी को। आगे है 19वां प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो उत्पादनों के साधन में जो निजी स्वामित्व होता है यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आता है? तो यह जो है सो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। आगे 20वां प्रश्न है कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो कौन सा जलाशय हो जाएगा? तो उस जलाशय को बोलते हैं सुदर्शन जलाशय, ठीक है, कौन सा जलाशय? सुदर्शन जलाशय, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें आपका 5 प्रैक्टिस सेट कराया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप सबों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।